हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक और स्टार्ट करते हैं आज हम एनआईओएस का नेक्स्ट पार्ट। आज हम करेंगे यूनिट 6। यूनिट 5 का कल डिस्कशन हमारा पूरा कम्प्लीटली हो गया था और यूनिट 5 के लास्ट में मैंने बताया था क्या कि आरटीई एक्ट 2009 है, उसे हम अलग से पूरा कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। तो उस वाले पॉइंट को, वो पॉइंट हाईलाइटेड है बट उस पॉइंट को आप छोड़ सकते हैं, उसे हम दोबारा से पूरा कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे यूनिट 6। चलो शुरू करते हैं, जिसमें शिक्षण एवं अधिगम सामग्री के बारे में रहेगा हमारा डिस्कशन। तो स्टार्ट करेंगे यूनिट को। चलिए भाई, सबसे पहले पॉइंट आता है हमारा, ये सब कुछ छोड़ते हुए, नई अवधारणा का अधिगम आसान हो जाता है जब अवधारणा को संबंधित मिलती जुलती पहचानी जाने वाली वस्तुएं विद्यार्थियों को दिखाई जाती हैं। कहने का मतलब क्या कि बच्चों को जब आप न्यू कॉन्सेप्ट सिखा रहे हो, ये यार हाईलाइटेड था, ये मिट गया, कंट्रोल+Z काम नहीं कर रहा है, चलो छोड़ो। नई अवधारणा का अधिगम आसान हो जाता है जब अवधारणा से संबंधित मिलती जुलती पहचानी जाने वाली वस्तु बच्चों को दिखाई जाती है। कोई बच्चों को आप कॉन्सेप्ट सिखा रहे हो, अब आपको उसी से मिलते जुलता एक दूसरा वस्तु दिखा दो तो बच्चे उस कॉन्सेप्ट को और आसानी से सीख लेते हैं और जल्दी सीख लेते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल बताएं तो जैसे हम कई बार बोलते हैं कि यार, अच्छा कोई पूछता है कि सर अर्थ कैसी होती है, अब आप बताओगे अर्थ गोल होती है, पृथ्वी जिस पर आप रह रहे हैं वो गोल है। कोई नहीं मानेगा, हम भी नहीं बिलीव कर पाते। जब हम सेकंड थर्ड क्लास में थे, यार गोल है तो फिर गिरते क्यों नहीं है, चलते हैं, मतलब गोल होती तो चलते 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 नीचे पहुंच जाते हैं। हम नीचे रहते हैं, ऊपर रहते हैं, कहाँ रहते हैं। फिर आप बच्चे से बोल सकते हो कि आप एक बहुत बड़ी फुटबॉल लो और इस पर एक छोटी सी चींटी को बिठा दो। ठीक है, अब ये चींटी चलती जाएगी चलती जाएगी, क्या ये फुटबॉल पे से गिरेगी? नहीं गिरेगी, ये ऊपर पहुंच जाएगी, ये नीचे पहुंच जाएगी, ये चारों तरफ घूम सकती है। तो इसी तरह पूरे अर्थ के कंपैरिजन में हम लोग हैं चींटी के बराबर, तो हम भी यहाँ पे नहीं गिर सकते। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप बच्चों को एक्सप्लेन करोगे तो क्या होगा, उनके माइंड में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत आसानी से माइंड में फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर फिर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि ये इन्होंने क्या करा कि फल और सब्जियां लेकर आए, उन्हें पहचानने के लिए कहा, तो बच्चों ने पहचाना, अरे ये टमाटर जैसा, ये बैगन की कोई किस्म है, ऐसा वैसा। तो ये आप पढ़ सकते हैं। ज्ञान इंद्रियां अधिगम के द्वार हैं। हमारी अधिगम के द्वार क्या है? ज्ञान इंद्रियां, क्योंकि जो भी लर्निंग है वो आप कहाँ से रही है, हमारी ज्ञान इंद्रियों से आ रही है। ज्ञान इंद्रियां कितनी होती है? 5 होती है। आँख, नाक, नहीं ये नाक है, ये आँख, ये नाक, ये कान, और ये हमारी स्किन और हमारी टंग। ये 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं। इन्हीं के माध्यम से हमें पता चलता है बाहरी वस्तुओं का ज्ञान, इसलिए इन्हें हम ज्ञान इंद्रिया बोलते हैं। इंग्लिश में बोल देंगे इनको सेंसरी ऑर्गन। जब वस्तुओं को विभिन्न तरीकों से देखकर, सुनकर, छूकर, चखकर, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा उनकी गंध लेकर महसूस किया जाता है, तब उनके बारे में अधिक स्पष्ट धारणा बन जाती है। विभिन्न प्रकार के रंग, आकार, बनावट, कम और स्वाद अवबोधन को तीव्र करते हैं हमारे, और विशेष रूप से प्रारंभिक आयु के अधिगम को आसान बनाते हैं। तो हमारे अधिगम को आसान कौन बना रहा है? जो ज्ञान इंद्रिय है वो अधिगम को आसान बनाते हैं, ये हमें पॉइंट याद रखना है। प्याजे की थ्योरी को ऊपर डिस्कस कर रखा है अपन ने, अगर वहां पे आपने अच्छे से पढ़ रहा है तो फिर आप ये वाला पैराग्राफ यहाँ पर स्किप भी कर सकते हो। फिर भी अगर एक बार और पढ़ लो तो अच्छा रहेगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। प्याजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में 11 से 12 वर्ष की आयु तक, यानी कि जब बच्चा अपनी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कंप्लीट कर रहा है, तक ज्ञात एवं अज्ञात वस्तुओं का ज्ञानेन्द्रिय हस्त कौशल संज्ञानात्मकता के विकास में सहायक होता है। यानी कि जो ज्ञानेन्द्रिय ज्ञान होगा वो बच्चे के हस्त कौशल संज्ञानात्मक विकास में सहायक होगा। जो उसे सेंसरी ऑर्गन से नॉलेज आ रहा होगा उसके हिसाब से वो हैंड्स ऑन एक्टिविटी कर पाएगा। विशेष रूप से 7 से 11 आयु के स्थूल संक्रिय काल, जब बच्चा प्रारंभिक विद्यालय में है। बच्चा प्रारंभिक विद्यालय में कौन सी आयु का होता है? यहाँ से क्वेश्चन आया था, शायद मैंने क्या पता पीछे बताया है कि नहीं बताया है, फिर भी आप ध्यान रख लीजिएगा कि जो 7 से 12 साल का बच्चा होता है वो होता है हमारा प्रारंभिक विद्यालय में। अगर हम प्याजे की बात करें तो प्याजे के अकॉर्डिंग जो मूर्त संक्रियात्मक काल का बच्चा होगा, मूर्त संक्रियात्मक काल का जो बच्चा होगा वो प्रारंभिक विद्यालय में होता है, इस बात का हमें याद रखना है। इसके दौरान स्थूल एवं परिचित वस्तुओं के हस्तकौशल की सहायता से मानसिक क्रियाकलाप किए जाते हैं। इस स्थिति में सोचने और संज्ञानात्मक की दिशा में जबरदस्त विकास होता है। विपरीत संक्रियाओं को ग्रहण करना, जोड़ना, घटाना, वर्गीकरण की उपलब्धता, वस्तुओं का श्रेणीकरण, पदार्थों के संरक्षण का विस्तृतीकरण, भार, आयतन, लंबाई, पृष्ठ, सभी संक्रिय क्रियाएं मतलब इसके दौरान ये आपके 11 से 12 में डेवलप होती हैं, पर ये स्थूल संक्रियात्मक में डेवलप नहीं होती। देखो अब इसका एक सिंपल सा मैंने शायद पहले आपको बताया हो कि आपको प्याजे की
स्टेज में अगर प्रॉब्लम आ रही है कि सबसे ज़्यादा स्टेज दिक्कत ये आती है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या क्या डेवलप होता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में एक बच्चे के अंदर क्लासिफिकेशन आ जाता है, वे क्लासीफाई कर सकता है। सीरिएशन आ जाता है, वो सीरीज में चीज़ों को जमा सकता है। और क्लासिफिकेशन आ गया, सीरिएशन आ गया, एक कंजर्वेशन आ जाता है कि आप दो वस्तुओं में जो पानी वाला जग और पानी वाली चीज़ है ना, वो इसमें आ जाती है। क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन, सीरिएशन, और एक होता है यहाँ पर रिवर्सिबिलिटी। ये चीज़ें हैं, ये बच्चे के अंदर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाती हैं। ठीक है। और हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग हो गया, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो गई, वो आपके कब आएंगे? वो आपके अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आएंगे, यानी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में आएंगे। और एक और बात का ध्यान रखना, एक और बात मैं अभी बताने वाला था, हाँ, जो लॉजिक्स हैं, लॉजिक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में डेवलप हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक है या हाइपोथेटिकल लॉजिक जो है, वो आपके अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में डेवलप होते हैं। इन बातों का आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आया DSSB में इस वाले पॉइंट से एज इट इज, क्या कि जो अमूर्त वाले सोच होते हैं ना, अमूर्त तर्क वाले क्वेश्चंस होते हैं, वे कैसे होते हैं? वे होते हैं यदि तब वाले। क्या होते हैं? यदि तब, इंग्लिश में आ सकता है इफ देन। यदि ऐसा हो तब क्या होगा? यदि ऐसा हो तब क्या होगा? यदि हमारे पंख लग जाए तब क्या होगा? यदि पृथ्वी से पानी चला जाए तब क्या होगा? यदि सूरज ना निकले तब क्या होगा? ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस बच्चे में कब आएंगे? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाएंगे। ठीक है, जब ये अमूर्त तर्क के काबिल हो जाएंगे। ओके। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बच्चा इन क्वेश्चन का जवाब देने में असमर्थ होता है। ठीक। बच्चे विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के साथ खेलना पसंद करते हैं, वे आसानी से सामग्रियों के हस्तकौशल में व्यस्त हो जाते हैं। बिना सामग्री का कार्य बच्चों के लिए एक बोझ के समान एवं अरुचिपूर्ण होता है। शुरुआत में ही ऐसी भावना बच्चे को कठिनाई से पूर्ण करती है। अगर शुरुआत में ही बच्चे को एजुकेशन जो है वो बोझ लगने लगे या फिर उसमें इंटरेस्ट जनरेट ना हो, तो फिर इसमें इंटरेस्ट जगाने में उसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसे ये चीज़ें फिर बोझ ही लगेंगी ना। होता भी यही है, बच्चे को नर्सरी क्लास से इतना हेडेक और वो होमवर्क करना, ये करना, वो करना सब दे दिया जाता है, तो बच्चे को उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आता है। विभिन्न प्रकार के रंगों एवं आकारों की वस्तुओं की ओर वे आकर्षित होते हैं। तो जो TLM है उसमें विभिन्न प्रकार के अंगों आकारों की वस्तुएं होनी चाहिए। यहाँ पर कुल मिलाकर हम TLM की व्यवस्था बता रहे हैं कि TLM किस किस तरह के आप रखोगे। यह सहायता उनकी सृजनात्मकता को बढ़ाती है। यदि आप उन्हें विभिन्न प्रकार के विभिन्न रंगों की वस्तुओं को आकर्षित करते हो तो क्रिएटिविटी इससे बच्चों में बढ़ेगी, क्योंकि बच्चे उससे अट्रैक्ट होंगे, खेलेंगे। अधिगम की ऐच्छिक, और जूम कर लेते हैं थोड़ा। अधिगम के ऐच्छिक उद्देश्यों से संबंधित विभिन्न सामग्री अध्यापक केंद्रित कक्षा की उदासीनता को तोड़ने में अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक भूमिका निभा सकती है। अधिगम की ऐच्छिक उद्देश्यों से संबंधित विभिन्न सामग्री मतलब कि ऐसी सामग्री जो बच्चों की इच्छा के अनुसार हो। ठीक है, जो बच्चे चाहें कि यार इस तरह का हमें पढ़ने के लिए सामान मिले, तो वो क्या करेंगे? अध्यापक केंद्रित कक्षा जो होती है उसकी एक उदासीनता होती है, उसमें एक न्यूट्रलिटी होती है कि वो इसमें एक्टिव नहीं होता ज़्यादा, तो इसे वो तोड़ देगी और वहाँ पर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। शिक्षक सहायक सामग्री प्रभावशीलता स्वाधिगम के लिए आवश्यक है। मल्टीग्रेड और मल्टीस्टर वाली स्थितियों में शिक्षक सहायक सामग्री अध्यापक को कक्षा का प्रभावपूर्ण प्रबंधन करने में महत्वपूर्ण सहायता करती है। अब मल्टीग्रेड एंड मल्टीस्टर क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसी क्लास में। शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग द्वारा अध्यापक की प्रवृत्ति अत्यधिक मित्रवत बन जाती है। तो ये क्या होगा? ये बस क्वेश्चंस हो गए कि आ जाएगा शिक्षण सहायक सामग्री क्या क्या लाभ है। फर्स्ट पॉइंट लिखा जाएगा प्रभावशाली स्वाधिगम के लिए लाभदायक है। वह मल्टीग्रेड मल्टीस्टर वाली स्थिति में सहायता प्रदान करती है। अध्यापक का व्यवहार अत्यधिक मित्रवत हो जाता है, तो हम बोल देंगे ऑल ऑफ दीज सही है, तीनों ही सही है। अरे ये बात समझ में ना, इस तरह के क्वेश्चन बनकर आते हैं एग्जाम में। विशेषता एक अच्छी विशेष सहायक सामग्री की। अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री क्या विशेषता है? उसका आकार, उसका रंग भड़कीले रंग होना चाहिए, रंगों का संयोजन, गति, जैसे उसमें थोड़े बहुत मोशन होना चाहिए। ठीक है, कुछ स्थितियों में उसमें से स्मेल भी आना चाहिए। उसका टेस्ट, ध्वनि, ऐसे गुण होना चाहिए जो छोटे बच्चों को आकर्षित करते हैं। स्वाद और ध्वनि, स्वाद के लिए आप कुछ ऐसा चीज़ दे सकते हो जिसे बच्चे खा सकें, है ना। जैसे आप बच्चों को अगर मान लो क्या पढ़ा रहे हो, स्क्वायर पढ़ा रहे हो, तो आप उसके टाइम पे एक बर्फी रख सकते हो, मिठाई रख सकते हो। शिक्षण सहायक सामग्री से परिचय नई अवधारणा को पहचानने में सहायक होगा। शिक्षण सहायक सामग्री से अगर आप इंट्रोडक्शन दोगे तो जो न्यू कॉन्सेप्ट है बच्चा उसको आसानी से सीख लेगा। सामग्री की श्रेष्ठता भी बच्चों को आकर्षित करती है, बिल्कुल सही बात है। सामग्री की श्रेष्ठता यानी सामग्री अच्छी हो, कैपेबल हो, क्वालिटी हो उसमें, तो बच्चों को आकर्षित करेगी ही।
कोई भी सामग्री एक अच्छी या बुरी सामग्री नहीं होती, बहुत अच्छी बात बोली यहाँ पर। इसका उपयोग ही उसको अच्छा या बुरा बनाता है। देखिए अर्थ पर जितना भी मटेरियल है, ठीक है, हम शिक्षण सामग्री को ही छोड़ दें, हमारे घर पर जितनी भी चीजें हैं, हमारे अर्थ पर जितने मटेरियल पड़ा हुआ है, ना तो कुछ अच्छा है ना ही कुछ बुरा है। बस बात यह है कि आप उसका यूज किस तरह से कर रहे हो, आप उसका उपयोग किस तरह से कर रहे हो। अगर आप उसका अच्छे तरीके से यूज करते हो तो जो खराब चीजें हैं, जो वेपन्स हैं, वो भी हमारे लिए फायदेमंद हो सकते हैं। और अगर हम उसका गलत तरीके से यूज करें तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। आई रही हो बात समझ में? जैसे कि एक नाइफ है, नाइफ का यूज हम करते हैं सब्जी काटने के लिए, या फिर जहां भी हमें कुछ चीजें काटने की जरूरत पड़े वहां पर कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। उसका यूज लोग अदर अन्य कामों के लिए भी कर लेते हैं, मर्डर मर्डर कर देते हैं, ठीक है, हाथ वाथ काट लेते हैं, हाथ की नस काट लेते हैं, क्या ना मुझे तुम्हारे बिन में नहीं रह सकता, ऐसा वैसा जो भी है। आजकल की जनरेशन, आजकल की क्या, हमारी उम्र की जनरेशन में बहुत ऐसे चलता ही है, ट्रेंडिंग में चलता है ये तो इसके लिए उसका यूज कर रहे होते हैं, जबकि उसे घर पे तो सब्जी काटने के लिए लाए थे। अब माँ बाप को क्या पता था कि ये अपने हाथ काट के उसका रस निकालेगा। चलो, तो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम चीज़ों को किस तरह से यूज करते हैं। गुणात्मक उपयोग की सामग्री जैसे पासा, छड़ी, मोती, धन, फ्लैश कार्ड, इनका आप यूज कर सकते हो। रख रखाव में आसान होना चाहिए सामग्री, उसका वजन वगैरह कम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप इतनी महंगा इंस्ट्रूमेंट से ले आए तो उसको रखने में दिक्कत आ रही है। कोई वस्तु या सामग्री जिसका उपयोग शिक्षक एवं अधिगम को सुविधाजनक बनाने में किया जाता है, शिक्षण अधिगम सहायक कहलाती है। शिक्षण अधिगम सहायक की ये हो गई डेफिनेशन। कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी। मान लो ये पेन भी हो सकता है, जो मेरे पास पेन है, ये भी एक टीएलएम बन सकता है अगर मैं इसको सही तरह से यूज करूँ। ये जो माउस रखा हुआ है ये भी टीएलएम बन सकता है। पास में क्या पड़ा है, इरेजर, हाइलाइटर्स, पेंसिल्स, ये पड़े हुए हैं, ये भी एक अच्छे टीएलएम हो सकते हैं। बस सही से यूज करना आना चाहिए आपको। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार। अब हम शिक्षण अधिगम सामग्री के कुछ प्रकारों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, वास्तविक अनुभव वस्तु। वास्तविक अनुभव वस्तु मतलब कि ऐसे टीएलएम जो बच्चे डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकें। विद्यार्थी अपने चारों ओर के वास्तविक वस्तु, व्यक्ति और घटनाओं के प्रत्यक्ष उपयोग के द्वारा स्वयं करने के बाद प्राप्त किया गया अनुभव को प्राप्त करते हैं, इसे हम वास्तविक टीएलएम बोलते हैं। जैसे वास्तविक टीएलएम का बात बताऊं तो आप साइंस में मोशन पढ़ा रहे हो, ठीक है, साइंस में जब आप मोशन पढ़ाए तो आप मोशन के टाइप बनाओगे, टाइप बताओगे, यानी गति के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो एक वृत्ताकार गति होती है, एक यूनिफॉर्म मोशन यानी कि जो क्या बोलते हैं हम, सीधी रेखा वाली गति होती है। तो आप बच्चों को एग्जांपल दे सकते हो कि यार जैसे आपका फैन चल रहा है वो एक तरह से सर्कुलर मोशन है। आपकी घड़ी का जो पेंडुलम है वो पेरियोडिक मोशन हो जाएगा। जब आप झूले में बैठे हुए होते हो तो ये आपका एक पेरियोडिक मोशन हो जाता है। तो ये क्या हुआ, ये वास्तविक वस्तु अनुभव हुए, ये सब बच्चों ने देखे हुए हैं। पेंडुलम बच्चों ने देखी है, नहीं देखी है तो आपके स्कूल में लगी होना चाहिए। एंड झूला, झूला तो हर एक बच्चे ने झूला होगा यार, मतलब ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो झूला नहीं झूला होगा। जो बच्चा झूला नहीं झूला होगा वो चुप कैसे हुआ होगा बचपन में, सोया कैसे होगा, मतलब जब वो 1 साल का होता है, 6 महीने का होता है, तब तो झूले पे ही सोते हैं बच्चे। तो ये वास्तविक अनुभव उन्हें तभी मिलेगा, ठीक है। इससे उनका ज्ञान और स्ट्रॉन्ग होगा कि अरे जो हम बुक में पढ़ रहे हैं वो तो हमारे घर में लटका हुआ है, मतलब पंखा। तो इस तरह से तैयार शिक्षण अधिगम सामग्री। तैयार शिक्षण अधिगम सामग्री जिसको प्रिपेयर किया जाता है एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ, जैसे कि मानचित्र हो गया, चार्ट हो गया, चित्र मॉडल वगैरह, ये सब कुछ होगा, यानी हम प्रिपेयर करते हैं। कंकड़, ये वो वाले कंकड़ नहीं आपके घर में मतलब बाहर पड़े होते हैं, ये कंकड़ को आप बनाते हो, तराशते हो कि इनका यूज हम इस काम के लिए करेंगे। जैसे बच्चों को आपको डिवीजन सिखाना है तो आप क्या करोगे, आपने लिए 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 कंकड़ ले लिए। अब आपने बच्चों से क्या बोला, आपने बच्चों से बोला बेटा 4 4 के ग्रुप बनाओ, तो बच्चा 1 2 3 4 4 के ग्रुप बनाएगा। 4 4 कम 4 दुनिया 8, 4 12, 4 चौको 16 17 18 19 20, 5 ग्रुप बन गए। तो इससे आपने बच्चों को क्या सिखाया, आपने सिखाया कि 20 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। अब आप इन्हीं के बच्चों से बोल सकते थे कि 3 3 के ग्रुप बनाओ। जब बच्चन के 3 3 के ग्रुप बना रहा होता तो दो क्या बन जाते, दो बच जाते, दो बच जाते। तो आप बोलोगे देखो बेटा, जिनका ग्रुप नहीं बना है ना वो क्या गए, वो बच गए। बची हुई राशि को हम बोलते हैं शेष राशि। तो ये है हमारा शेषफल। इंग्लिश में बोलते हैं कि जो बच गया उसे हम क्या बोलते हैं, रिमेनिंग पार्ट। तो रिमेनिंग पार्ट को हम क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। इस तरह से चीजें बच्चों को आप समझा सकते हो छोटी क्लासेस में। ये कुछ मानक शिक्षक सहायक सामग्री है, ग्लोब, चार्ट, पैमाना, फीता वगैरह। बढ़ते हैं।
ये टॉपिक आप पढ़ सकते हो, ये अच्छा अच्छा लिखा हुआ है इसमें, मिस समिता वगैरह के बारे में इन्होंने अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। ये आप पढ़ोगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा इसमें। बाकी सीडीपी के हिसाब से वो काम की नहीं थी। फिर दृश्य सामग्री कुछ हमारी अन्य प्रकार की भी होती है। ये या तो हमारी सामग्री श्रव्य होगी जिसे हम सिर्फ सुन सकते हैं, जैसे रेडियो वगैरह हो गया। एक दृश्य होती है जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं, जैसे कि आपका प्रोजेक्टर चल रहा हो या फिर आपका सामने जो भी मानचित्र वगैरह टंगे हो, मैप टंगे हो। एक श्रव्य दृश्य होती है जिसमें आपके टीवी एलसीडी कंप्यूटर आ जाता है। श्रव्य सहायक सामग्री श्रवण इंद्रियों द्वारा सुनी जाती हैं और ये श्रव्य सहायक सामग्री कहलाती है। इसमें रेडियो प्रसारण कैसेट वगैरह होते हैं। इनके वैसे आप एग्जाम्पल याद रखना कि कौन सी श्रव्य में आती है कौन सी दृश्य में, बाकी और इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं है। इसमें श्रव्य दृश्य दोनों इंद्रियों का यूज़ कर सकते हो, टेलीविजन फिल्म कंप्यूटर सहायक सूचनाएं आदि हो जाती हैं श्रव्य दृश्य दोनों में। एक और तरीके से इन्हें वर्गीकृत किया गया शिक्षण आधारित सहायक सामग्री को प्रेक्षित, अप्रेक्षित और अनुभव आधारित। प्रेक्षित जिन्हें हम दीवार पर प्रेक्षित करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करूं ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर में क्या होता है, पीछे से लाइट आती है, वो दीवार पर क्या होती है, प्रोजेक्ट होती है। तो इस प्रोजेक्ट होने को क्या बोलते हैं हम, प्रेक्षित होना बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो पीछे से लाइट आकर जब प्रोजेक्ट होती है तो उसे हम प्रेक्षित होना बोलते हैं। इसमें आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर आ जाएगा, एलसीडी प्रोजेक्टर आ जाएगा, एपीडीआई स्कोप आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेगा आपसे एपीडीआई स्कोप किस तरह का सहायक सामग्री, प्रेक्षित है, अप्रेक्षित है, अनुभव सहायक सामग्री है। तो कई लोग होंगे जिन्होंने इसका नाम पहली बार सुना होगा कि यार एपीडीआई स्कोप क्या होता है। गूगल पे सर्च करो मिल जाएगा। मैजिक लालटेन, माइक्रो प्रोजेक्ट्स हो गए। अप्रेक्षित अधिगम सामग्री जिसे हम प्रेक्षित नहीं कर सकते, जैसे चौक बोर्ड हो गया, फ्लैट बोर्ड हो गया, बुलेटिन बोर्ड हो गया। इन्हें जस्ट आप दीवार पर टांग देते हो तो ये वैसे ही रहते हैं, आपको पीछे से प्रेक्षित करने की या लाइट मारने की जरूरत इसमें पड़ती नहीं है। इसके सारे एग्जाम्पल देख लेना। अनुभव सहायक सामग्री, अनुभव सहायक सामग्री कौन सी होती है, जहाँ पे बच्चा खुद एक्सपीरियंस करता है चीज़ों को। अब बच्चा खुद चीज़ों का एक्सपीरियंस कब करेगा, जब भाई वो कहीं घूमने जाएगा, ठीक है, शैक्षिक दौरा होगा, महत्वपूर्ण संस्थानों की वो यात्रा करेगा, खुद एक्टिविटी करके कुछ ऑब्जर्व करेगा। प्रदर्शन, प्राकृतिक असाधारण दृश्य आदि अनुभव, अनुभवात्मक। प्राकृतिक असाधारण दृश्य मतलब आप बच्चों को मान लो चिड़ियाघर दिखाने लेगा, वहाँ पर बच्चे ने शेर, चीता, भालू, हिरण देखा, साथ में विभिन्न प्रकार के उसने स्नैक्स देखे, फिशेस देखी, कुछ ट्रीज भी देखे, कुछ बर्ड्स भी देखे। तो ये होती है अनुभवात्मक सहायक सामग्री। ये आपके लिए होमवर्क हो गया, आप इनको मैच कीजिएगा घर बैठकर बढ़िया बेहतरीन। ठीक है, कौन सी है कौन सी है कौन सी कौन सी नहीं है। सूचना संचार तकनीकी एवं शिक्षण सहायक सामग्री। अब आपका आईसीटी और टीएलएम ये दोनों कैसे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम अच्छा इसके बारे में देखो पढ़ चुके हैं हम पहले, ये दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और आईसीटी का उपयोग करके हम जो टीएलएम है उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आईसीटी में हमारा कंप्यूटर आ जाता है, इंटरनेट आ जाता है, जिससे हम शिक्षण सहायक सामग्री को और बेहतरीन बना सकते हैं। एमिनेशंस का हम यूज़ कर सकते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ कर सकते हैं, वीडियोस प्ले कर सकते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि जो टीएलएम है वो और बेहतर बनेंगे। अगर आपके पास ग्लोब नहीं है, हाँ एक सबसे बड़ा फायदा, आप ग्लोब, मानचित्र, वीडियो, एनिमेशन, हर चीज़ आप सिर्फ एक सिस्टम में रख सकते हो और उसका आप कभी भी यूज़ कर सकते हो, रख रखाव की दिक्कत है नहीं है। तो ये इस तरह से काम में आएंगी। अब क्रियाकलाप आधारित अधिगम सामग्री की बात कर लेते हैं। ऐसी अधिगम सामग्री जिसमें बच्चे एक्टिविटी कर रहे होंगे। क्रियाकलाप अधिगम सामग्री के अन्य नाम है क्रियाकलाप के द्वारा अधिगम, सक्रिय सामग्री, ये सब क्या है, परिचय है, पर्यायवाची हैं इसके ही। सभी क्रियाकलापों में स्थूल सामग्री की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तो ध्यान रखना है। प्राथमिक स्तर के बच्चे के अधिगम क्रियाकलाप उसके वास्तविक जीवन के अनुभवों के पूर्ण रूप से संबंधित होते हैं। देखो आप बच्चों को कुछ भी करा रहे हो ना, आप पढ़ा रहे हो, एक्टिविटी करा रहे हो, टीएलएम यूज़ करा रहे हो, किसी भी तरह का उपागम का आप यूज़ कर रहे हो, उसके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ तो होना ही चाहिए। इसे तो याद रखने की जरूरत नहीं है, उसका चुनाव उसके वास्तविक क्रियाकलापों से होना चाहिए। ठीक, अधिगम क्रियाकलापों से संबंधित किसी विशेष अवधारणा के विषय हेतु सामग्री उपयोगी होना चाहिए। जैसे आप किसी भी एक टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, यदि आप बच्चों को यातायात के महत्व के बारे में समझा रहे हैं तो आपके पास ऐसी टीएलएम्स होना चाहिए जिसमें क्या हो, यातायात के जो संकेत हैं, ट्रैफिक सिग्नल है, ट्रैफिक सिग्नल्स का एक चार्ट होना चाहिए जिसमें पता हो कि किस सिग्नल का मतलब क्या होता है। आपके पास रथ, मोटर गाड़ी आदि किसी तरह की सामग्री होना चाहिए। ठीक है, प्रत्यक्ष अनुभव, ऐसे किसी प्रदर्शनी में सहभागिता करना, क्षेत्रीय भ्रमण, ये सब कुछ ये प्रत्यक्ष अनुभव से हो जाएगा। अवधारणा से संबंधित उदाहरण एवं
अवधारणा से संबंधित गैर संबंधित उदाहरण की आवश्यकता। उदाहरण से संबंधित अवधारणा भी दो और गैर उदाहरण से भी संबंधित अवधारणा भी दो, ठीक है। मतलब उससे रिलेटेड भी और उससे थोड़ा बहुत रिलेटेड ना हो, आप दोनों तरह के उन्हें एग्जाम्पल दे सकते हैं। अवधारणा से जुड़े हुए नहीं होने का मतलब ऐसा नहीं, बिल्कुल आप पढ़ा रहे हो सब्जी और एग्जाम्पल दे रहा है गोल्ड का, आप उससे रिलेटेड हो, यानी साथ में फ्रूट्स भी पढ़ा सकते हो, प्लांट्स भी पढ़ा सकते हो। शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रबंधन। अब सामग्री का प्रबंधन आप कैसे करोगे? देखिए, इसके लिए धन कौन देता? मेन बात तो ये है भाई, हमें ये बताओ, हम टीचर तो बन जाएंगे, टीएलएम का हम यूज़ भी करेंगे, लेकिन पैसा कौन देगा? पैसा, इसके लिए हमें पैसा कौन देने वाला है? इसके लिए आपको पैसा देने वाला सर्व शिक्षा अभियान। कौन? एस है, इसको खरीदने के लिए और इसको विकसित करने के लिए। टेंशन मत लेना, पैसा आपको मिलेगा यार, इतनी सैलरी मिलेगी यार, आप 5-10 रुपये, 5-10 में जाएगा कि कुछ टीएलएम, एक आदमी अब तो आ ही जाएगा। 50-100 रुपये इधर खर्च भी कर दो ना, तो क्या होने वाला है? बच्चों के भले के लिए। अच्छा, ये शिक्षण सहायक सामग्री है ना, इसमें मैंने कुछ भी हाईलाइट इसलिए नहीं करा क्योंकि यहाँ पर सब यही लिखा हुआ है कि डेली लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए। आपको ये देखना होगा कि वह सामग्री रिलेटेड हो, उसे आप बना कैसे सकते हो, तो आप थर्माकोल वगैरह का यूज़ करके उसे बना सकते हो। उसका भंडारण आसान होना चाहिए, वह अच्छे से समझ में आना चाहिए। सिर्फ इन्हीं चीज़ों के बारे में बताया है, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ भी हाईलाइटेड नहीं करा, की ज़रूरत ही नहीं, ये सब तो हम जानते ही हैं। ठीक है, फालतू उनको हाईलाइट करके टाइम वेस्ट हो आपका भी और मेरा भी। शिक्षण अधिगम सामग्री का कोना एवं इसका उपयोग। शिक्षण अधिगम सामग्री का कोने का मतलब ये है कि जिस रूम में आप पढ़ा रहे हो, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये सीधा कर लें क्या? चलो भाई कर लेते हैं। जिस रूम में आप पढ़ा रहे हो, इस रूम में एक छोटी सी हो सकता है अलमारी हो, या एक टेबल हो, या कुछ भी, एक अलमीरा ही हो सकता है, यहाँ पर आपके सारे टीएलएम्स रखे हुए हों, तो ये होता है शिक्षण अधिगम सामग्री के लिए कोना। या तो आप मान लो, वैसे तो हर एक क्लास में अपना टीएलएम का एक कोना होना चाहिए। अगर क्लास में जगह नहीं है ऐसी, तो आप क्लास एक अलग क्लास बना सकते हो, एक स्टोर रूम टाइप होता है ना, एक ऐसी अलग आप रूम बना सकते हो जिसको आप नाम दे सकते हो टीएलएम रूम। और यहाँ पर सभी कक्षाओं के टीएलएम रखे हो, यहाँ पर क्लास फर्स्ट का रखा है, सेकंड का रखा है, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, सिक्स्थ का, सेवन्थ का, एट्थ का। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि जब भी टीएलएम की जरूरत पड़ेगी, टीचर इस क्लास में आएगा, अपने टीएलएम लेगा और क्लास में आकर उन्हें पढ़ा देगा। ठीक है, और एक दिन पहले ही वो अरेंज कर लेगा कि यार मुझे जो टीएलएम चाहिए वो सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। पाठ्य पुस्तक शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में। एक अध्यापक शायद पाठ्यक्रम को नहीं देखा हो, परंतु पाठ्य पुस्तक के बिना भी नहीं पढ़ा सकता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में बनकर आ सकता है कि क्या टीचर पाठ्य पुस्तक के बिना पढ़ा सकता है या फिर नहीं पढ़ा सकता। लेकिन टीचर पाठ्य पुस्तक के बिना नहीं पढ़ा सकता, उसे पाठ्य पुस्तक की जरूरत तो है ही पढ़ाने के लिए। ठीक है, और बिना पाठ्य पुस्तक के पढ़ाएगा तो कुछ का कुछ पढ़ा देगा बच्चों को। पाठ्य पुस्तक को विद्यार्थी, अध्यापकों, अभिभावकों और हितधारकों द्वारा विभिन्न विषयों के विद्यालय के पाठ्यक्रम के समग्र अनुभव के रूप में देखता है। विद्यार्थी क्या देखता है कि जो अध्यापक हैं, अभिभावक हैं, हितधारक हैं, इन्होंने विभिन्न विषयों के जो पाठ्यक्रम है ना, पाठ्यक्रम का एक समग्र रूप है। क्या? पाठ्य पुस्तक जो बुक है, उसमें आपको पूरा करिकुलम, पूरा आपका सिलेबस कवर किया हुआ है ना, तो इनके एक समग्र रूप में देखा जाता है पाठ्य पुस्तक को। अधिगम के लिए पाठ्य पुस्तक क्या है? सीखने का एकमात्र साधन है। यहाँ से क्वेश्चन आया है डी में यहाँ से क्या हुआ है, क्वेश्चन आया है कि अधिगम विद्यालय में विद्यार्थियों के सीखने का एकमात्र साधन है। अधिकतर विद्यालयों में क्या? पुस्तक भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, तो आप कंफ्यूज हो जाओ, कोई दूसरे कलर से लिखते हैं, बढ़िया। पाठ्य ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रेखा 2005 की सिफारिशों के अनुसार पाठ्य पुस्तक का निर्माण कक्षा कक्ष के भीतर व बाहर विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए क्रियाकलापों को व्यवस्थित रूप से समाहित करके किया गया है। ठीक है, ये सब अध्यापकों और विद्यार्थियों के लिए अधिगम क्रियाकलापों का आयोजन करने के अवसर देते हैं। आई बात समझ में? सिंपल है। यदि विषय वस्तु से संबंधित अवधारणा को पाठ्य पुस्तक में व्यापक रूप से व्यवस्थित किया जाता है, जो कि पाठ को पढ़ाने के लिए अनुरूप रूपरेखा पाठ को पढ़ाने के लिए रूपरेखा तैयार करने में नए विचारों को जन्म देता है।
ये पाठ की रूपरेखा क्या होती है इसे हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट यूनिट में। ठीक है। कल्पनाशील अध्यापन अध्यापक पाठ्य पुस्तक के उदाहरणों से प्रेरणा लेकर नई वैकल्पिक शिक्षण अधिगम क्रियाकलापों का सृजन करता है। ये क्या हुआ, ये उपयोग हुआ पाठ्य पुस्तक के, कि आप पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं हो गई, उसके यूजेस हो गए। और जो कल्पनाशील अध्यापक है, जो अच्छा अध्यापक होगा, जो इमेजिन कर सकता है सिचुएशन को, वो क्या करेगा, एग्जाम्पल तो बुक से ले लेगा, लेकिन उसके हिसाब से कोई अदर एग्जाम्पल अपने हिसाब से जनरेट करेगा, अपने हिसाब से कुछ अलग मेथड बनाएगा। ठीक है। तो इस तरह से वो अधिगम कराएगा, लर्निंग कराएगा। नई पाठ्य पुस्तक का निर्माण तथ्यों पर आधारित होने के साथ साथ विद्यार्थियों के लिए चर्चा करने के लिए अवसर प्रदान करता है। तथ्य तो रहेंगे उसमें, फैक्ट्स तो रहेंगे, लेकिन विद्यार्थियों को डिस्कशन करने का भी वह अवसर देगा। पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यासों व क्रियाकलापों का उपयोग विद्यार्थियों के अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। जो अभ्यास दिए देते हैं ना, पीछे चैप्टर एंड हुआ, चैप्टर एंड होने के बाद क्वेश्चन दिए रहते हैं, फिल द ब्लैंक्स और सारे हर टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, तो बच्चों के अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए आप उन्हें उनकी सहायता ले सकते हो। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार कोई भी पाठ्य पुस्तक का उपयोग एक संरचनात्मक समझ विकसित करने के लिए लिखित विचारों, वस्तुओं और व्यक्तियों के सक्रिय संलग्नता के द्वारा किया जाता है। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 ने बोला है कि पाठ्य पुस्तक का उपयोग किस लिए किया जाएगा, एक संरचनात्मक समझ विकसित करने के लिए, लिखित विचारों, वस्तुओं और व्यक्तियों के सक्रिय संलग्नता के द्वारा किया जाता है। इसे आप एज इट इज अगर याद रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। यार ये क्या हो रहा है, इरेजर से, ओ माय गॉड, इरेजर से हाईलाइटेड मिट रहा है। चलो कोई नहीं, याद रखना ये पॉइंट आपके हाईलाइटेड थे, ये अभी इरेजर से मिट गए। ठीक है, याद रखिएगा इनको। बढ़ेंगे अब आगे आता है, भाषा की पाठ्य पुस्तक के माध्यम से निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करके इसकी योग्यता का विकास बच्चों में किया जाता है। अब भाषा की पाठ्य पुस्तक आप पढ़ा रहे हो, आप बच्चों से बोल सकते हो कि पैराग्राफ को ऊंचे स्वर में पढ़ो या फिर चुपचाप पढ़ो। कठिन शब्दों, मुहावरों का अर्थ, वाक्य का अर्थ स्पष्ट करना, पैराग्राफ के अर्थ के विद्यार्थियों ने कितना ग्रहण किया ये जानने के लिए पैराग्राफ से संबंधित बच्चों से प्रश्न पूछना। यानी आता आपका कॉम्प्रिहेंशन आता है, हमारा सीटेट में आता है, ऑडिटर प्लस में भी आएगा। ये आपका पैराग्राफ लिखा हुआ है, अब बच्चों ने पैराग्राफ पढ़ा, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बच्चों से पूछो, तो आपको पता चलेगा ये बच्चों ने कितना एक्वायर करा है। पुस्तकालय होने चाहिए, एक समाचार पत्र पत्रिकाओं का यूज़ कराओ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पढ़वाओ, बच्चों के भीतर और बाहर क्रियाकलाप हो, स्थानीय संस्थाओं का भ्रमण कराओ, जैसे पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, स्थानीय बाजार और कार्यस्थलों का भ्रमण। ये सारे क्या हैं, बच्चों को क्या बोलेंगे, आपको डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिलेगा, प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा इससे। ठीक है। अच्छा, तो ये हमारी यूनिट 6 यूनिट कंप्लीट होती है। इसके बाद हम 7 यूनिट कवर करेंगे, और जो मल्टी ग्रेड वगैरह और मल्टी लेवल था ना, वो यूनिट 7 में है, उसे हम यूनिट 7 में कवर करने वाले हैं। यदि आपका कोई डाउट रहता है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो उसके लिए कमेंट कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको और भी कंटेंट मिलता रहेगा। ठीक है, तो क्लास ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।